हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपी बोर्ड में जीव विज्ञान में पूछे जाने वाले एक अंक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम किस पर चर्चा करेंगे? यूपी बोर्ड के एग्जाम में यानी कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक अंक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो जीव विज्ञान के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो हम चलेंगे सबसे पहले एक प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 पर, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं पी माहेश्वरी। कौन है? पी माहेश्वरी जी हैं। आगे बताया गया कि एक कौन है? पी माहेश्वरी। आगे क्या है? दूसरा प्रश्न है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी पराकोष में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी पराकोष में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। तो लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। साल्विया में परागण होता है कीटों के द्वारा। साल्विया में परागण होता है कीटों के द्वारा। अंजीर में परागण होता है कीटों के द्वारा। ठीक है, साल्विया और अंजीर दोनों में परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? कीटों के द्वारा होती है। आगे प्रश्न है कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोष परिपक्व होने पर होता है 8 न्यूक्लिकृत। न्यूक्लिकृत माने का 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। आगे 5वां प्रश्न है, अंड समुच्चय के निर्माण में सहायक कोशिका होती है। तो अंड समुच्चय के निर्माण में 2 तरह की कोशिकाएं सहायक होती हैं, एक अंड कोशिका और दूसरी क्या होती है? सहायक कोशिका। आगे है आवृतबीजी। आगे है 6वां क्वेश्चन, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। तो आवृतबीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है वह कौन सा अंग कहलाता है? नर जननांग कहलाता है। आगे बताया गया, अगला प्रश्न क्या है आपको ध्यान दीजिएगा, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण करने के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? तो आपका आंसर कितना होता है? 50। कैसे? एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने? एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण करने के लिए 50 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। आगे निभाग पाया जाता है किसमें? बीजांड में पाया जाता है। इसी निभाग से ही ध्यान दीजिए, बीजांड में जो अध्यावरण विकसित हुई रहती है इसी निभाग से ही विकसित होती है। तो निभाग कहां मिलेगा? बीजांड में मिलेगा। कहां मिलेगा? बीजांड में पाया जाता है। आगे किसमें कीट परागण होता है? बताया गया कि दो पौधों में कीट परागण क्रिया होती है, एक अंजीर में और दूसरा का बताया गया किसमें? साल्विया में। आगे है आपका कि 10वां क्वेश्चन, पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? तो पुष्पी पादप का नर युग्मक या तो मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 24। यानी कि 2n बराबर कितना? 24। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 12। ध्यान दीजिएगा, n बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब कह रहा है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा, आप जानते हो त्रिगुणित होती है। भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित। भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित। उसमें ध्यान दीजिए, भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित। उसमें गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है। तो n बराबर 12, तो 3n बराबर 12 36 होगी। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 36। आगे टेपिटम का कार्य होता है पराग कणों को पोषण प्रदान करना। आगे भ्रूणपोष में कोशिकाएं होती हैं त्रिगुणित, इसे हम 3n और या तो 3x भी लिख सकते हैं। आगे आभासी फल है, सेब है, काजू है, स्ट्रॉबेरी है, कटहल है। ये सभी कौन से फल होते हैं? आभासी फल कहलाते हैं। जल परागित पुष्प का नाम है हाइड्रिला वेलिस्नेरिया। हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया में कौन सा परागण होता है? ध्यान दीजिएगा, जल के द्वारा परागण होता है। परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर बनते हैं? जो परागकण होता है वह पुष्प के कौन से अंग के? भैया परागकोश के भीतर बनता है। तो पुष्प, ध्यान दीजिए, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर बनते हैं? परागकोश में बनते हैं।
आगे बताया गया पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री जनन तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो पुष्पों में, ध्यान दे, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री जनन तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह होती है, ध्यान दीजिएगा, जायांग होता है। क्या होता है? जायांग। क्या होता है? जायांग होता है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। और इसके इकाई भाग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार फिर बता देते हैं, जायांग और इकाई भाग को स्त्री केसर कहते हैं। इकाई भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर कहते हैं। या पुष्प का कौन सा जनन अंग होता है? स्त्री जनन तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। आगे, बीजांड का वह स्थान जहां से बीजांड वृंत जुड़ा होता है क्या कहलाता है? नाभिका। बीजांड का वह स्थान जहां से बीजांड वृंत जुड़ा होता है क्या कहलाता है? नाभिका। अगला प्रश्न है द्विनिषेचन, 19वां प्रश्न है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है आवृत बीजी पौधों में। द्विनिषेचन क्रिया क्या होती है? आवृत बीजी पौधों में, यानी कि वे पौधे जिनके बीज किसी न किसी आवरण से क्या होते हैं? ढके रहते हैं, या जिनके बीज क्या होते हैं? फल के अंदर बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी पौधा कहा जाता है। तो ये द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है किसमें होती है? आवृत बीजी पौधों में होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका 1 नंबर का 19 क्वेश्चन। आगे भी हम आपको इसी तरह से क्वेश्चन बताते रहेंगे और आप इसको देखते रहिएगा।